यस बच्चों, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी जब डिस्कस कर लिया जीआईएफ की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो इसी पे बेस्ड अब क्वेश्चंस की करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। वो कैसे इक्वेशन है सिंपल सी कि हम लोग देख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, मींस नॉन निगेटिव नंबर हो गया। और इसका अगर बात किया जाए तो ये हमारा किसी इंटीजर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो फिर ये हमारा क्या रहेगा, ये भी हमारा 0 या 0 से बड़ा नंबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो नंबर्स का सम है जो कि हमारे नॉन निगेटिव नंबर्स हैं और उनका सम भी 0 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को भी 0 होना पड़ेगा एंड उसी के साथ में क्या होना पड़ेगा कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर भी 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हमारा x क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगा। अब यहाँ से हमारा क्या मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। x हमारा यहाँ से निकल कर आया, x इंटीजर होना चाहिए था और उसी टाइम पे क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इन दोनों को रिजल्ट्स को एक साथ वैलिड होना है, तो हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 0 ही हमारा क्या होगा, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा और इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा और उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा 0 के बराबर होगा। अब हम लोग अगर दूसरे क्वेश्चन का बात करें तो हमको ये बताना है कि फाइंड द number of values which y is equal to greatest integer of 2x square upon 1 plus x square attains। इसका मतलब हुआ कि हमको इसका वैल्यू निकालना है, जिसके लिए क्या होना चाहिए, इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अगर हमारा x कोई भी रियल नंबर लिया जाए तो हमारा y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, मतलब क्या हुआ, इसका हमारा रेंज क्या होगा वो हमको निकालना है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि ये जो भी हमारी y की वैल्यू आएगी वो इंटीग्रल वैल्यूज निकल कर आएंगी। अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें कि x अगर 0 हो जाए, x अगर 0 हो गया तो हम लोगों का y क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग अगर x 0 हुआ तो y 0 आ गया, मींस 0 वैल्यू अटेन करेगा। और दूसरा अगर बात किया जाए कि x हमारा क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x हमारा नॉन जीरो वैल्यू होगा तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग ये जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये जो वैल्यू होता है ये हमारा क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 होता है। अब इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं। डिफरेंट मेथड में पहला ये है कि x अगर नॉन जीरो नंबर था तो हम लोगों का ये डिफाइंड हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है, इन दोनों नंबर्स में हमारा am और gm लगाया जाए तो am हमारा हो गया इन दोनों नंबर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा इन दोनों नंबर्स का gm, जो कि हमारा क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, मीन्स हमारा 1 के बराबर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा 2 से बड़ा होता है। ये am और gm का कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ लेंगे, लेकिन अब इसका वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। इसको हम लोग बेसिक चीजों से भी हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिक मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इस नंबर में हम लोग क्या करें, +2 करें -2 करें।
तो अब इसमें -2 और ये 1/x² x² ये मिलकर 1x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा जा सकता है। इसी एक्सप्रेशन को 1/x² प्लस x² को हमारा क्या लिखा जा सकता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। तो ये नंबर हमारा क्या है, 0 या 0 से बड़ा होगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा 2 से बड़ा हो जाएगा। और 2 के बराबर भी कब होगा, जब x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर रहेगा। x इक्वल टू जब 1/x के बराबर होगा तब ये हमारा 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू हमारा क्या है, इसका वैल्यू 2 या 2 से बड़ा है, 2 या 2 से बड़ा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2/1/x² प्लस x² जो नंबर होगा ये हमारा क्या था कि ये 0 से बड़ा तो है ही हमारा, और हमारा किससे छोटा या इक्वल हो जाएगा हमारा, अगर इसका वैल्यू हमारा क्या है कि मिनिमम वैल्यू 2 है तो 2/2 हमारा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब ये अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसका इंटीग्रल पार्ट लिया जाए तो इंटीग्रल पार्ट अगर x इक्वल टू 1 हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 बनेगा नंबर। तो हमारा वहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 के लिए y हमारा आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आएगा। और अदर केसेस में क्या होगा कि हमारा 2 से बड़ा नंबर होगा जो कि हमारा 1 से छोटा हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लिया जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसका फाइनल आंसर का बात करें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 and 1। तो अब इस पे हम लोग मूव करते हैं कि और हमारे क्वेश्चंस किए जाएं, वो क्वेश्चन हमारे कैसे बनाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो हम लोगों ने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि n फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर p का जो एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p in n factorial is given by n upon p, greatest integer of n upon p plus n upon p square greatest integer plus हमारा n upon p cube greatest integer। इस तरीके से ये हमारा चला जाता है। तो ऐसा अगर बोला जाए कि हमको ये बताना है कि फाइंड द number of zeros at the end of number 100 फैक्टोरियल। अब हमको क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर 100 फैक्टोरियल। अब इसमें हमको क्या करना है कि 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने हमारे जीरोज होंगे वो हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर 0 आता है तो 0 कैसे आता है हमारा, 5 into 2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा क्या आता है, ये 10 के बराबर होता है, मतलब 1 0 आता है। मीन्स हमारा 2 और 5 मिलकर 1 0 क्रिएट करेंगे। तो हम लोग ये सोचें कि हमारा जो जीरोज आ रहे होंगे 100 फैक्टोरियल के एंड में तो वो कैसे कैसे जनरेट होंगे, वो 2 into 5 से होगा। तो अगर 100 फैक्टोरियल के हम लोग क्या करें, 100 फैक्टोरियल के फैक्टर्स किए जाएं, प्राइम फैक्टर्स किए जाएं, तो वो ऐसे लिखा जा सकता होगा 2 की पावर अल्फा 1 into 3 की पावर अल्फा 2 into 5 की पावर अल्फा 3 into 7 की पावर अल्फा 4। इस तरीके से हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। अब क्या होगा कि हम लोग देख सकते हैं 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर अल्फा 1 और 5 की पावर अल्फा 3 ये मिलकर हमारे जीरो दे रहे होंगे और किसी भी तरीके से हमारा जीरो नहीं आएगा
तो हम लोग अल्फा 1 और अल्फा 3 में भी बात करें तो अल्फा 1 बड़ा होगा अल्फा 3 के कंपैरिजन में, तो जितना हमारा 5 का एक्सपोनेंट होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 100 फैक्टोरियल के एंड में हो जाएंगे। तो अब हम लोग इसमें ये सोचें कि हमारा अल्फा 3 किसके बराबर होगा, तो अल्फा 3 क्या हो जाएगा 100/5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/5 स्क्वायर प्लस हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/5 क्यूब, इस तरीके से चला जाएगा। तो हमारा ये कितने के बराबर आ गया 20 के बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया। अब ये हमारा थर्ड टर्म जो लिखा हुआ है वो किसके बराबर है 100/5 क्यूब। 100/5 क्यूब का मतलब हुआ 100/125 मींस हमारा ये फ्रैक्शन बन गया, उसका हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0 के बराबर होगा। ऐसे ही हमारे अदर टर्म्स जो भी होंगे उनका भी कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा 0 के बराबर होगा। मींस अल्फा 3 क्या आ गया हमारा 24। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर 100 फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे, वो हमारा हो जाएगा 24 के बराबर। अब एक बार हमारा ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कैसे आया था उसको भी एक बार ऐसे सोचा जा सकता है कि हमारा n/p, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p क्या था, इसका मीनिंग हम लोगों ने इसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ा था। क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि हमारा अगर p कोई प्राइम नंबर है या कोई p हमारा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा ये क्या होता था 1 to n तक जो भी हमारे इंटीजर्स होंगे उसमें हमारा जितने इंटीजर्स p से डिविजिबल होंगे वो हमारा ये नंबर रिप्रेजेंट करता था। तो ये हमारा टर्म क्या दे रहा था, ये हमारा दे रहा था p 2p 3p से लगाकर कहां तक ये नंबर जाएंगे, इनका हमारा नंबर ऑफ नंबर्स दे रहा था। ये क्या था हमारा, ये था हमारा p स्क्वायर 2p स्क्वायर, ये ऐसे नंबर्स कितने होंगे इनको काउंट किया गया था। अब क्या रहेगा कि जैसे हम लोग क्या करें कि हमारा 100 फैक्टोरियल है तो 100 फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू से लगाकर 100 तक जाएगा। अब अगर हमको क्या करना हो कि 2 का एक्सपोनेंट निकालना हो, 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारा 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 4 6 8 इनको सबको काउंट कर लेगा। फिर क्या करेगा कि हमारा 1 to 100 का प्रोडक्ट किया गया था तो जो 8 रहा होगा 8 से हमारा कंट्रीब्यूशन जो 2 का एक्सपोनेंट का आएगा वो 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ वो 3 बार काउंट होना चाहिए। तो वो कब कब काउंट किया गया होगा कि जब हमारा क्या रहा होगा कि हमारा ये दूसरा जो फैक्टर है वो हमारा क्या रहेगा 100/4 रहेगा। तो ये 4 के मल्टीपल जो रहेंगे उसमें भी 8 काउंट हुआ होगा तो वो एक बार काउंट हो जाएगा। इसी तरीके से n/, जब हमारा 2 क्यूब किया जाएगा मींस 100/2 क्यूब रहेगा तो उसमें भी एक बार काउंट किया गया होगा और आगे के टर्म्स में तो ये काउंट होगा नहीं। तो हमारा जो 8 था 100 फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 इंटू 3 से लगाकर 100 तक में, तो वो 8 का जो कंट्रीब्यूशन था वो 2 क्यूब था, तो वो तीनों हमारा इन तीनों फैक्टर्स में काउंट कर लिया गया होगा। इस वजह से ये हमारा रिजल्ट ऐसा निकल कर आ जाता है। अब हम लोग और क्वेश्चन इसमें करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे ही बेस्ड। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है कि हमको सॉल्व करना है एक इक्वेशन। वो इक्वेशन है हमारी सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हमारा मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन और इज इक्वल टू 0 एंड इसको हमको सॉल्व करना है फॉर x इंटरवल -1 to 3 के लिए। इसके लिए सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हमको x का इंटरवल निकालना है जिसके लिए ये हमारा इनइक्वालिटी हमारी वैलिड हो रही है। तो अब इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि सोचेंगे कि इसी x के लिए ही हमको काम करना है क्वेश्चन में। तो ये जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है तो यहाँ से तो हमारा क्या आएगा 0 या 0 से बड़ा नंबर हमेशा आएगा।
अब हम लोग क्या करें, अब इसमें हमको ऐसे कुछ सोचना होगा, क्या सोचना होगा कि अगर x क्या हुआ, x अगर 0 से बड़ा हो गया, अगर x 0 से बड़ा होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा नंबर बन जाएगा। तो हम लोग केस अगर ब्रेक कर लें, इस इंटरवल को दो केसेस में ब्रेक करें, केस वन हमारा क्या है कि x हमारा लेस देन 0, और दूसरा हमारा केस क्या हुआ, दूसरा केस हुआ हमारा x हमारा 0 से बड़ा और हमारा क्या 3 से छोटा। तो ये केस 2 हो गया हमारा। तो केस 1 में अगर बात करें, केस 1 में अगर x ये हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा, -1 के बराबर होगा। तो -1 प्लस मॉडुलस ऑफ 2x - 3 हमारा लेस देन और इज इक्वल टू 0 आया। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो मॉडुलस ऑफ 2x - 3 लेस देन और इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर ऐसा बोला जाए कि मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन और इज इक्वल टू 1, तो इसका मीनिंग ये होता था कि हम लोगों का इसका मीनिंग ये था कि एक कहां से कहां के बीच में होगा, -1 से +1 के बीच में ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक इसको समझ सकते हैं कि हमारा 2x - 3 को समझा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x - 3 लाइज बिटवीन -1 to 1, ऐसा बोला जा सकता है। अब यहाँ से जो इंटरवल हम लोग निकाले तो वो क्या आएगा, तो दोनों तरफ क्या किया जाए, 3 ऐड कर दिया जाए। तो ये हमारा 2 हमारा 2x ऐसा आ गया और ये कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये 2x - 3 मीन्स 3 को इधर उधर ऐड किया तो ये कितना हुआ होगा, 4 हुआ होगा। अब ये अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारा क्या बनेगा, x हमारा कहां से कहां के बीच में आ गया, 1 से 2 के बीच में, जबकि x हमारा क्या था, -1 से 0 के बीच में होना चाहिए था। तो यहाँ से हमारा कोई भी x निकल कर नहीं आएगा। अब 0 से 3 के लिए अगर बात करें तो ये भी 0 से बड़ा नंबर हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से तो हमारा कोई x निकल कर आना ही नहीं था। क्यों नहीं आना था, क्योंकि हमारा इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमारा 0 से जैसे ही जस्ट बड़ा नंबर लिया जाए तो ये 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही पॉसिबिलिटी हमारी थी, वो भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि x = 3/2 पे इसका ये क्या होगा, 0 के बराबर, लेकिन 3/2 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का सम हमारा 0 के बराबर कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हमारा इफ y is equal to 2 times greatest integer of x plus 3 है, and y is equal to हमारा 3 times greatest integer of x minus 2 plus 5 ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं then find the value of greatest integer of x plus y। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसमें हम लोग बात करें तो हम लोगों को ऐसे x और y निकालना है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू ऐसा अगर लिखा हुआ है, ये भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो y को क्या ही होना पड़ेगा, यहाँ से इंटीजर वैल्यू ही होना पड़ेगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये भी इंटीग्रल वैल्यू ही लेगा। तो y तो इंटीजर आ चुका है। अब हमको क्या करना है कि x का क्या वैल्यू पॉसिबल होगा, x की क्या रेंज होगी जिसके लिए ये दोनों इक्वेशंस वैलिड हो जाएं, तो उसको हमको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए y यहाँ से भी और यहाँ से इन दोनों को बराबर कर दिया जाए, मीन्स 2 times greatest integer of x plus 3 is equal to 3 times greatest integer of x minus 2 plus 5। ऐसा अगर कर दिया गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको -2 को बाहर भी कर सकते हैं। तो ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x minus 2 plus 5 और ये हमारा 3 प्लस हमारा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर तो था ही,
तो ये क्या बन गया 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 प्लस 5 और ये क्या बन गया 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3। ऐसा अगर बन गया तो ये आ गया हमारा इधर निकल कर आ गया 4 इज इक्वल टू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ऐसा बनकर आएगा, चेक कर सकते हैं सब लोग। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 4 हो गया, तो हमको यहाँ से x का जो रेंज आ गया वो x का रेंज निकल कर आ गया कि x लाइज बिटवीन हमारा 4 to 5। 4 पे क्या है हमारा क्लोज्ड इंटरवल है और हमारा क्या है कि 5 पे क्या है ओपन इंटरवल है। अगर ये वैल्यू निकल कर आ गई, हमको ये निकालना था, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 के बराबर है तो y क्या होगा, इफ greatest integer of x is equal to 4 then y is equal to हमारा क्या आ गया 2 into हमारा 4 plus 3 मींस किसके बराबर आ गया 11 के बराबर। y 11 आ चुका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 4 के बराबर है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus y is equal to हो गया x plus 11। ऐसा तो ये किसके बराबर लिखा जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 11 के बराबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला किसके बराबर आया था, 4 के बराबर आया था। तो हम लोग बोल सकते हैं 4 प्लस 11 इज इक्वल टू 15। मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 15 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमारा सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं तो और दूसरी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं कि हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज देखा था। क्या प्रॉपर्टीज देखा था, प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था कि किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए हमारा क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ किसके बराबर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x के बराबर होता है। ये हमारा हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था, इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देखा था। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, x इज इक्वल टू i प्लस f माना था और f को हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट था जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, उसको दो पार्ट में ब्रेक किया था, 0 से हाफ के बीच में, हाफ से 1 के बीच में। तो हम लोगों ने ये रिजल्ट प्रूव किया था। ऐसा ही रिजल्ट हमारा क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3 इज इक्वल टू, ये हमारा किसके बराबर प्रूव किया गया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x के बराबर। और हमारा जो जनरल रिजल्ट था वो हमारा क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3/n से लगाकर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1/n इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू x आया था। अब इसी पे अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो पहला क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/100 प्लस 1/4 प्लस 2/100 प्लस 1/4 प्लस 3/100 से लगाकर हमारा कहां तक चला गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 99/100। अब हमको क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है इस एक्सप्रेशन का। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर कंपैरिजन किया जा सकता है। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना लिया गया है, 100 के बराबर लिया गया है और हमारा x का वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू x। n का वैल्यू 100 है, x का वैल्यू कितना है हमारा 1/4। तो 100 इंटू 1/4 का मतलब क्या हुआ, ये हमारा 25 के बराबर। तो इसका वैल्यू हमारा कितने के बराबर आ गया, 25 के बराबर आ चुका है। अब इसमें हमारा और क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो हम लोग देखते हैं। वो हमारा क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है, ये जो प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी है, इनका यूज करके वो कैसे बनेगा उसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
हम लोगों ने ये रिजल्ट देखा कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x के बराबर होता है। तो अब हम लोग ऐसा करें कि x का वैल्यू हम लोग ले लें, x का वैल्यू ले लें n/2, x का वैल्यू n/2 ले लिया तो ये इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई n, वेयर हमारा n क्या लिया गया है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर n इंटीजर लिया गया है, कोई फाइनाइट इंटीजर है और ऐसा कर दिया गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को लगाया जाए तो क्या बन जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/2 प्लस हमारा क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/2 प्लस 1/2। ऐसा बन गया, ऐसा बन गया है। n हमारा इंटीजर था तो इसका वैल्यू कितना होगा, n के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करें, इस टर्म को ऐसा ही रहने दें। क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा रहा है, कैसे हम लोग इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। अब क्या किया जाए कि इसको फिर से ब्रेक कर दें। इसमें हमारा क्या किया जाए, इसमें ये प्रॉपर्टी फिर से लगा दिया जाए तो x हमारा कितने के, ये हमारा फैक्टर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x से कंपैरिजन करें तो x का वैल्यू n/4 हो जाएगा। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग फिर से लिखें तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा n/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा क्या हो जाएगा n/4 प्लस हाफ हो जाएगा। और ये टर्म तो हमारा रहेगा ही रहेगा, तो n/2 प्लस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा हो गया। अब हमारा क्या करें, इसको फिर से प्रॉपर्टी लगा दिया जाए। इसको अगर फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका वैल्यू हमारा किसके बराबर लिखा जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/8 प्लस हमारा क्या लिखा जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/8 प्लस हाफ लिखा जा सकता है। प्लस ये दोनों टर्म्स ऐसे ही लिख दिए जाए तो हमारा n/4 प्लस हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा n/2 प्लस हाफ। ऐसे ही इसको ब्रेक करते चले जा सकते हैं, इनफाइनाइटली ब्रेक किया जा सकता है। तो अगर ऐसा बोला जाए कि हमारा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए, ये हमको प्रूव करना है रिजल्ट। क्या रिजल्ट प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू इसके बराबर होगा, n इज इक्वल टू हमारा होगा n प्लस 1/2 प्लस n प्लस हमारा 2/2 स्क्वायर प्लस n प्लस 4/8 ऐसा, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा n प्लस 8/16 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 16/32। इस तरीके से हमारा ये अगर मान लिया गया कि इनफाइनाइट टर्म्स तक चला गया तो हमको ये प्रूव करना है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि हम लोग क्या करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n को ऐसे लिखा जा सकता है, n हमारा क्या था, इंटीजर था, यहाँ पर बोला गया है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये अगर ऐसा हुआ तो n इज इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है, फिर इसमें से प्रॉपर्टी लगा दिया, फिर इसमें प्रॉपर्टी लगा दिया, फिर इसमें प्रॉपर्टी लगा दिया। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग इसी पे बेस्ड और कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 हमारा क्वेश्चन नंबर एक बार let greatest integer of n square plus 1 is equal to greatest integer of हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा n स्क्वायर प्लस लेमडा है। और हमको दिया क्या है कि n कॉमा लेमडा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे
n और लेमडा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमको ये बताना है इसमें कि देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा नेचुरल नंबर है मालूम है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। अब ये हमको बताना है कि लेमडा की क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, जिसके लिए ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ हमारा n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लेमडा, ये बराबर होगा। ये हमारा यहाँ पर सिंबल जो यूज किया गया है इस क्वेश्चन में, तो ये हमारा क्या है, GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अब इसको कैसे सोचा जाएगा, इसको हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर ये नंबर लिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, अगर n हमारा नेचुरल नंबर है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ये जो भी नंबर आएगा यहाँ से वो क्या होगा, क्या वो हमारा n से बड़ा नंबर है या नहीं। इसको कैसे सोचा जाएगा कि n हमारा नेचुरल नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग करके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 हमारा ये ऐसा हो गया। अब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसी नंबर को अगर देखें, हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा n स्क्वायर प्लस 1 जो है, ये नंबर जो होगा क्या हमारा ये लेस देन n प्लस 1 भी होगा कि नहीं होगा। इसको करने के लिए ऐसे सोचा जा सकता है कि हमारा यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लें, दोनों को देख लेते हैं हम लोग, दोनों पॉसिबिलिटीज को, कि हमारा क्या ये n प्लस 1 से छोटा नंबर है या नहीं है, उसको हम लोग देखें। तो यहाँ पर ऐसे सोचा जा सकता है कि देखो स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर है तो ये नंबर तो n से तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए अगर ये ऐसा दिखाना है n हमारा नेचुरल नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये n स्क्वायर स्क्वायरिंग करने पर ये ऐसा आ गया, ये कट गया, मींस हमारा 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, ये हमारा रिलेशन वैलिड है। अब अगर स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 है, ये लेस देन ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए फिर से क्या किया जाए, स्क्वायरिंग कर दिया जाए। तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n इधर आ गया, इधर क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ऑन स्क्वायरिंग अगर स्क्वायरिंग किया गया तो ऐसा आ गया, तो ये कट गया, मींस 2n हमारा ग्रेटर देन 0। अब n हमारा क्या था, नेचुरल नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2n हमारा क्या रहेगा, 2n हमारा 0 से तो बड़ा नंबर होगा ही, n हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर क्या किया जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या लिया जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 का बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये वैल्यू का बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी n के बराबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया, n के बराबर। तो अब क्या है कि हमारा स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लेमडा, ऐसा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाए तो वो n के बराबर होना चाहिए। n के बराबर होने का मतलब ये हुआ कि हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा n स्क्वायर प्लस लेमडा जो होगा वो n या n से बड़ा होना चाहिए, और छोटा किससे होना चाहिए, n प्लस 1 से छोटा होना चाहिए। अब लेमडा हमारा नेचुरल नंबर था तो ये तो ऑब्वियस रिजल्ट है कि हमारा वैलिड होगा। और अब यहाँ पर ये हमको देखना है कि किन किन लेमडा की वैल्यूज के लिए ये ऐसा हो रहा होगा। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो वो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दें तो n स्क्वायर प्लस लेमडा लेस देन n प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसा होगा, मीन्स हमारा आ गया n स्क्वायर प्लस लेमडा लेस देन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 ऐसा आ गया। n स्क्वायर कट गया तो हमारा लेमडा क्या आ गया, यहाँ से लेमडा आया, लेमडा लेस देन 2n प्लस 1 ऐसा आ गया है। मीन्स हमारा क्या हुआ कि लेमडा जो भी नेचुरल नंबर था
वो क्या होना चाहिए, 2n+1 से अगर छोटा हो जाए तो हमारा ये रिजल्ट वैलिड हो जाएगा। मीन्स लेमडा का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगा, 1 2 3 4 से लगाकर 2n तक हो पाएगा, 2n+1 नहीं होगा तो हमारी कितनी वैल्यूज आ गई हमारी, इसका आंसर हो गया 2n वैल्यूज ऑफ हमारा 2n वैल्यूज होंगी। अब 2n वैल्यूज होंगी तो हमारा वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 2 3 से लगाकर 2n तक ये हमारी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, जिसके लिए ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। अब हम लोग अगर बात करें एक क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे बेस्ड कर लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमको क्या करना है, कि हमको ये निकालना है कि वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस हमारा क्या है समेशन r इज इक्वल टू 1 to 200 और 200 डिनोमिनेटर में भी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस हमारा r है। ये हमको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। वो हमारे सिंबल्स जो यूज किए गए हैं, ये हमारा क्या है GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो ये हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो हम लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। कैसे आसान है कि हम लोगों का r का वैल्यू चेंज हो रहा है और वो इंटीग्रल वैल्यू है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हमारा x प्लस r इंटीजर है, वो किसके बराबर ही होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ही बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो वो हमारा क्या बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हमारा समेशन r इज इक्वल टू 1 to 2000, और ये हमारा 2000 डिनोमिनेटर में भी था, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही रहेगा। क्यों, क्योंकि r अगर इंटीजर है तो हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i इज इक्वल टू हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होता है। तो ये अगर ऐसा हो गया तो ये हमारा टर्म r से इंडिपेंडेंट है, कितनी बार ऐड किया गया है, 2000 टाइम ऐड किया गया है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000 इनटू 2000। क्यों, क्योंकि इसी टर्म को हमारे इस सिंबल का मीनिंग ये हुआ कि हमारा क्या है कि इसी टर्म को जो कि r से इंडिपेंडेंट है कितनी बार ऐड कर दिया गया, 1 to हमारा 2000 का मींस 2000 टाइम्स ऐड किया गया होगा, जो कि इसके बराबर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। मींस हमारा ये वैल्यू किसके बराबर होती है, x के बराबर होती है। तो ये एक्सप्रेशन इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ था, लेकिन ये क्या है कि ये एक्चुअली हमारा x कोई भी रियल नंबर है तो उसको ही ये लिखने का एक तरीके से मेथड हो जाएगा। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ऑन GIF। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, सॉल्व द इक्वेशन 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। तो ये यहाँ से निकल कर आ गया 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। तो यहाँ से निकल कर आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो वैल्यू पॉसिबल हो रहा है, जिसके लिए हमारा 3/2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 से 1 के बीच में होगा, वो वैल्यू हमारा कौन सा एक्सेप्टेबल होगा, सिर्फ 0 ही होगा।
और उसके करेस्पॉन्डिंग हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ क्या होगा, x इज इक्वल टू हमारा 0 ही सॉल्यूशन इसका एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा क्वेश्चन बात करें तो ऐसा बोला गया है कि फाइंड x इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x ये हमारे क्या है, HP में है। HP का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर ये तीन नंबर्स हमारे HP में है तो HP का मतलब होता है कि 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 1 अपॉन x। ये क्या होने चाहिए, ये हमारे AP में होने चाहिए। AP का मतलब हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी है। तो बेसिकली हमारा x का कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा। क्यों इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाता है हमारा, वो 0 के बराबर हो जाता है। तो जो भी हमारी आंसर निकल कर आएगा वो हमारा इंटीजर के अलावा कोई भी हमारी वैल्यू होगी वो एक्सेप्टेबल हो सकती है। अब यहाँ पर अगर तीन नंबर्स हमारे HP में हो जाएं, इफ ABC आर इन HP, अगर ये HP में हो तो इसका मीनिंग होता है कि हमारा B इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC अपॉन A प्लस C के बराबर होता है। ये अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और स्मॉल x ये हमारे क्या है, HP में है, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू x अपॉन x प्लस हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, फिर से x का वैल्यू क्या रखा जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रखा जाए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू हमारा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारा क्या बनेगा, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा बन जाएगा। ऐसा अगर बन गया है तो ये यहाँ से इक्वेशन बनकर आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस हमारा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स हमारा आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये टर्म कट गया, तो यहाँ से ये निकल कर आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हम लोग यहाँ से ये सोचना होगा कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर का रेंज क्या होगा, 0 से 1 होगा। तो ये अगर 0 से रेंज है हमारा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पॉसिबल होंगी वो हमारी क्या क्या होंगी, वो हमारी वैल्यू 0 भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन 0 इंटीजर वैल्यू है तो वो हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए हमारा क्या होगा कि सारे के सारे टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे टर्म्स हमारे 0 निकल कर आ जाएंगे, जो कि हमारे HP में नहीं होंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू का बात करें तो वो और क्या हो सकता है हमारा, प्लस माइनस 1 भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस 1 होगा तो क्या क्या हमारी वैल्यू जाएंगी x की, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से आया एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या निकल कर आ गई हमारी, 0 प्लस माइनस 1, लेकिन 0 तो हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, 0 एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो फिर ये हमारा क्या क्या वैल्यू आएंगी, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाए तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर कितना आया, ये आ गया हमारा 1/2 के बराबर। तो हम लोगों का यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पॉजिटिव वैल्यू ही होता है तो वो 1/√2 आ जाएगा।
ऐसे ही हमारा क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -1, तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तब भी क्या आएगा, हमारा 1/√2 के बराबर होगा। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यूज होंगी, x इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हमारा इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1 + 1/√2 और क्या होगा -1 + 1/√2। ये हमारे दो आंसर होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर लिख दिए जाए तो आंसर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + 1/√2 और दूसरी वैल्यू होगी -1 + 1/√2। x इज इक्वल टू हमारा 0 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो फाइनली हमारा ये दो आंसर निकल कर आ जाएंगे। तो अब हमारा इन्हीं पे बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे तीसरा क्वेश्चन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हाफ x प्लस हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8 के बराबर दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ये हम लोगों को सोचना होगा कि ग्रेट x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा i प्लस f के बराबर होता है। i हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है और f क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। तो कोई भी x हमारा अगर रियल नंबर है तो उसको i प्लस f लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर रिप्लेस कर दें तो ये हमारा किसके बराबर होगा, i होगा प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i प्लस f प्लस हाफ प्लस ये हमारा कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा x प्लस हमारा f माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8 के बराबर होगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी से ये i हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी i ये बाहर आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा हमारा i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस 1/2 प्लस i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा f माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8 के बराबर ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन चुका है ये, तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हमारा क्या रहेगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस हमारा क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8 - 3i के बराबर ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इसमें क्या किया जाए कि +1 ऐड कर दें और -1 कर दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस हमारा क्या होगा 2/3 -1 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 8 - 3i ऐसा बन जाएगा। ऐसा अगर बन चुका है तो ये इक्वेशन हमारी बन गई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस हमारा 2/3 इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया 9 - 3i। अब देख सकते हैं हम लोग कि इस तरफ क्या है हमारा, इस तरफ ये i का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू होगा तो 9 - 3i में बात करें तो ये हमारा क्या होना चाहिए, ये भी इंटीग्रल वैल्यू होगा और ये क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा। ये हमारा 3 का मल्टीपल है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये 3 का मल्टीपल कैसे होगा, क्या होगा, f हमारा क्या होता है 0 से 1 के बीच में ही होता है। तो अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस 2/3 हमारा क्या हो सकता है 1 के बराबर ही मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं ये 1 + 1 हमारा 2 ही इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। अगर ये ऐसा हो सकता है तो 2 तो हमारा क्या है मल्टीपल ऑफ, ये हमारा मल्टीपल ऑफ 3 है नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड 3 का मल्टीपल होना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये अगर 3 का मल्टीपल है तो ये हमारा इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है, इसका वैल्यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड का 0 से हमारा 2 के बीच में ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड का अगर बात करें तो वो किसके बराबर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस 2/3। ये वैल्यू हमारी क्या होगी 2 या 2 से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी। तो अब ये हमारा 3 का मल्टीपल इसमें क्या ही एक वैल्यू पॉसिबल है वो 0 के बराबर पॉसिबल है।
अगर ये 0 के बराबर पॉसिबल है तो i हमारा कितना हो गया, i का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, i इज इक्वल टू 3 ही हमारा सिर्फ एक्सेप्टेबल होगा। अगर i का वैल्यू 2 कर दिया जाए तो ये हमारा 3 के बराबर होगा, 3 के बराबर ये कभी हो नहीं सकता है और इसी तरीके से ये i की अदर हमारी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी। तो i इज इक्वल टू 3 आ गया है और ये हमारा, तो लेफ्ट हैंड साइड उस सिचुएशन में क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट का अगर रेंज देखा जाए, अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज हमारा 1/3 से बड़ा हो गया तो इसका वैल्यू जो होगा हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा 1 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर ही होना चाहिए। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जो है हमारा 1/2 से अगर बड़ा हो गया तो ये 1 कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम लोगों का यहाँ से जो रेंज निकल कर आया f का, वो f का रेंज निकल कर आएगा हमारा 0 से 1/3 के बीच में। अब ये 0 से 1/3 के बीच में f का वैल्यू i3 है हमारा, तो x का वैल्यू क्या था, xi प्लस f था। तो i हमारा कितने के बराबर हो गया, x इज इक्वल टू i प्लस f। तो हमारा ये क्या रहेगा, i का वैल्यू 3 रख दिया गया, f हमारा क्या है 0 से 1/3 के बीच में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये x कहां से कहां के बीच में हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा 3 to 10/3 हो जाएगा। 10/3 पे ओपन इंटरवल होगा और हमारा 3 पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेम कंसेप्ट पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द इक्वेशन greatest integer of x plus greatest integer of 2x plus greatest integer of 3x plus greatest integer of 4x plus greatest integer of 5x is equal to 220 के बराबर है। तो हमको x का रेंज निकालना है जिसके लिए ये हमारी इक्वेशन वैलिड होगी। तो हम लोग इसको फिर से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू i प्लस एफ रख दिया जाए तो ये हमारे इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा i आएगा, यहाँ से 2i बाहर आएगा। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट ही कर दें हम लोग। तो i प्लस एफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2i प्लस हमारा 2f होगा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या होगा हमारा 3i प्लस 3f के बराबर प्लस हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4i प्लस 4f प्लस हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5i प्लस हमारा 5f इज इक्वल टू 220 के बराबर। अगर ये ऐसा हो गया तो हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की प्रॉपर्टी से कि ये हमारा जो भी इंटीजर वैल्यूज हैं ये बाहर आ जाएंगी। तो बाहर आएंगी तो ये कितना हो जाएगा, i प्लस 2i प्लस 3i प्लस 4i प्लस 5i ऐसा होगा। प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा क्या बचेगा 2f प्लस हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3f प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4f ये बचेगा। और ये वैल्यू किसके बराबर हमारी दी गई है, 220 के बराबर दी गई है। तो 220 के बराबर है तो i से लगाकर 5i तक का सम जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा 15i। तो 15i हो गया तो इसको उधर लेकर हम लोग चले गए तो 220 माइनस 15i ऐसा हुआ। और हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2f प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3f प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4f प्लस हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5f हुआ। अब ये अगर ऐसा हो गया तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो राइट साइड है हमारा नंबर वो हमारा क्या हो सकता है, वो तो i पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड का अगर नंबर का बात किया जाए, f हमारा क्या होता है, f का रेंज होता है हमारा 0 से 1। f का रेंज हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या होता है 0 से 1 के बीच में होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा नंबर होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा नंबर होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा नंबर होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा नंबर होगा। अगर हम लोग इसके रेंज का बात करें तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड 0 से बड़ा ही नंबर होगा। तो इसको भी हमारा राइट हैंड साइड को क्या होना पड़ेगा, इसको भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 220 माइनस 15 i ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये 220 अपॉन 15 से हमारा i को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा
15 अपॉन 220 अगर किया जाए तो ये क्या होगा 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 14 पॉइंट ये हमारा लेस देन क्या आ गया i, मींस i का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होगा 14 होगा, 13 होगा, 15 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 15 रखने पर 15 इंटू 15 कितना होगा 225 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये निगेटिव नंबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव नंबर हो नहीं सकता है। तो अगर हमारा i इज इक्वल टू 14 रखा तो राइट हैंड साइड हमारा जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 220 माइनस हमारा 14 इंटू 15। 14 इंटू 15 का मतलब वो हमारा किसके बराबर होगा, ये 14 इंटू 5 हमारा 70 हुआ, 77 और ये 210 मीन्स हमारा राइट हैंड साइड 10 के बराबर होगा। और अगर i क्या कर दिया गया, i 13 कर दिया गया तो राइट हैंड साइड हमारा बनेगा, राइट हैंड साइड बन जाएगा 25। अब हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक अपर लिमिट भी है हमारी, क्या अपर लिमिट है कि f का वैल्यू हमारा 1 से छोटा ही होता है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1 हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा 2 हो सकता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा 3 हो सकता है और इसका 4 हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम लिमिट का बात करें तो मैक्सिमम ये टर्म हमारा ये क्या है लेस देन और इक्वल टू 1 है हमेशा, ये क्या है लेस देन और इक्वल टू 2 है, ये हमारा टर्म क्या है लेस देन और इक्वल टू 3 है और ये हमारा क्या है लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो कितना हो सकता है 1 + 2 + 3 + 4 मींस ये 10 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ i = 13 तो हमारा रिजेक्ट ही हो जाएगा। सिर्फ हमारा कौन सा i का वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा हमारा वो भी 14 होगा। अगर ये 14 हो गया तो ये हमारा i = 14 के लिए जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर बन गया 10 के बराबर। अगर ये 10 के बराबर बन गया है और लेफ्ट हैंड साइड का मैक्सिमम वैल्यू ही हमारा 10 हो सकता है तो ये दोनों क्या मैक्सिमम वाला कंडीशन ही हमारा वैलिड हो रहा होगा। तो मैक्सिमम वाला कंडीशन हमारा क्या होगा उस पे अगर बात करें हम लोग तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। अगर ये क्या हुआ कि अगर 4 से कम हो गया तो फिर ये हमारा 10 के बराबर नहीं हो पाएगा, इसको भी 1 होना चाहिए, इसको 2, इसको 3, इसको हमारा 4। तो f में अगर बात करें तो f का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अगर यहाँ पर देखा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5f ये हमारा किसके बराबर होना पड़ेगा 4 के बराबर। अगर ये 4 के बराबर है तो 5f क्या होगा हमारा 5f का वैल्यू 4 से बड़ा और हमारा 5 से ऑटोमेटिक हमारा क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो ये f का रेंज आया हमारा 4/5 से बड़ा। तो 4/5 से बड़ा होना चाहिए। 4/5 से अगर f बड़ा हो गया तो ये हमारा क्या होगा 4/5 मीन्स हमारा 16/5 मतलब 3 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी हमारा 2 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि f का जो रेंज है वो हमारा क्या निकल कर आना चाहिए। इस इक्वेशन को अगर वैलिड है तो f को क्या ही होना पड़ेगा, f को ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा 4/5 होना पड़ेगा। तो हमारा ये रेंज ऐसा आ गया, i = 14 आया। तो हमारा जो एक्सेप्टेबल आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 14 + 4/5 टू 15। 15 पे ओपन इंटरवल होगा और हमारा क्या होगा यहाँ पर 14 + 4/5 पे हमारा क्या होगा क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो अगर इस इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन निकालना था तो हम लोगों ने कैसे बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज किया और फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होता है वो 0 से 1 होता है उसको हम लोगों ने यूज किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राइम नंबर क्या होता है, उस पे बेस्ड है। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है कि वो नेचुरल नंबर जो कि क्या हो जाए कि हमारा 2 या 2 से बड़ा होगा, जिसके हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर्स का बात करें तो वो क्या होते हैं, वो नंबर खुद और हमारा 1 होता है, उसके अलावा कोई उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो उसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। तो हमको उस क्वेश्चन में क्या करना है कि x का रेंज निकालना है। तो x का रेंज निकालना है इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ इज इक्वल टू, अगर ऐसा बोला गया है कि ये हमारा प्राइम नंबर है, ये हमारा p बिलोंग्स टू प्राइम नंबर बोला गया, तो हमको
अगर दो नंबर का ये प्रोडक्ट ऐसा बोला गया है प्राइम नंबर के बराबर है, तो हमको क्या करना है कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो हमको क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। तो x का वैल्यू निकालना है। तो हमको ये देखना होगा कि ये तो हमारा क्या है, ये भी इंटीजर है। ये हमारा सिंबल जो यूज हुआ है इस क्वेश्चन में किसका है, GIF है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ जो होगा वो इंटीग्रल वैल्यू आएगी। ये भी हमारी क्या आएगी, ये भी इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट में ही कर दिया गया है, जबकि वो हमारा क्या है, किसके बराबर बोला गया है, p के बराबर। p हमारा प्राइम नंबर है, तो इनमें से एक फैक्टर को जरूर क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर को दो फैक्टर्स में हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एक अगर ब्रेक करते हैं तो एक फैक्टर को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। और ये भी ऑब्जर्व किया जाए कि x माइनस 2 ये जो नंबर है और ये जो x प्लस हाफ नंबर है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है हमारा, इसमें 1 का डिफरेंस है। मींस हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ की जो वैल्यू होगी वो अगर i के बराबर आ गई, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, i प्लस 1 के बराबर होगी। मीन्स ये तो हमारा क्या लिखा हुआ है, दो लगातार इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है i इंटू आई प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा p के बराबर। p हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब ये दो लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट है और हमारा एक नंबर 1 होना चाहिए या फिर -1 हो सकता है। तो हमारा ये i इंटू आई प्लस 1 इज इक्वल टू पी के बराबर है। तो क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटी है, दो लगातार नंबर हैं, तो हमारा क्या होगा कि p की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो भी क्या है हमारी 2 के बराबर। क्यों 2 के बराबर, क्योंकि हमारा क्या है, इन दोनों नंबर में दो लगातार इंटीजर्स हैं, तो एक जरूर क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि p का सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकता है, वो भी कौन सा, हमारा 2 के बराबर। तो अब ये अगर 2 के बराबर हो गया तो 2 के फैक्टर्स अगर किए जाएं तो वो क्या हो सकते हैं हमारे, वो हो सकते हैं 1 इंटू 2 या फिर हमारा क्या हो सकता है -2 इंटू -1। ऐसे ये फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इनके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें कि i का वैल्यू पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर i का वैल्यू इस केस के लिए हो गया i इज इक्वल टू 1। अगर i इज इक्वल टू 1 है मीन्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके बराबर हो गया, हमारा 1 के बराबर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर है तो जो x का वैल्यू होगा, x का रेंज होगा, वो क्या होगा, 1 to 2 के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा सिचुएशन का अगर बात किया जाए कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये हमारा एक्चुअल में क्या था, i का वैल्यू किसके बराबर माना गया था, x माइनस हाफ के बराबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो x माइनस हाफ हमारा कहां से कहां के बीच में होगा, ये हमारा वैल्यू होगा, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये हमारा x माइनस हाफ कहां से कहां के बीच में होगा, 1 से हमारा 2 पे होगा, 2 तक होगा, और ये 2 पे क्लोज्ड इंटरवल नहीं होगा। तो अब इसमें x का इंटरवल जो निकल कर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x का इंटरवल हमारा होगा 5/2 और ये हमारा क्या होगा 3/2 से हमारा 5/2 तक आएगा। अब दूसरी अगर पॉसिबिलिटी का बात करें तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ इज इक्वल टू -2 है। मीन्स x माइनस हाफ कहां से कहां के बीच में होगा, वो -2 से -1 के बीच में होगा। -1 पे ओपन इंटरवल होगा, तो x का जो लिमिट हमारा आ गया वो आ गया -3/2 से लगाकर कहां तक आ गया, -हाफ के बीच में। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का यूनियन करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये भी हो गया तो भी ऐसा हमारा इक्वेशन वैलिड हो जाएगा, और ये सिचुएशन हो गई तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू हमारा 3/2 to 5/2 होगा, यूनियन हमारा क्या होगा -3/2 to -हाफ। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ हमारा ग्राफ वगैरह देखते हैं, कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हमारे ग्राफ बनाए जाते हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके।
तो पहला हमारा ग्राफ जो बनाना है, ग्राफ ऑफ, पहला ग्राफ है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x का ग्राफ बनाना है। हम लोगों ने y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बना लिया है। तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x का अगर ग्राफ बनाना है तो बेसिकली हमारा ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये क्या इसमें चेंजेज आएंगे एज कम्पेयर टू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग एक अगर टेबल बना लिया जाए, y का वैल्यू क्या हो गया तो x का वैल्यू क्या होगा। अगर y का वैल्यू 0 हो गया तो हमारा 2x कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। तो x हमारा क्या आ जाएगा, 0 से हाफ के बीच में आ जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये बिल्कुल आसानी से ऐसा ग्राफ बनाया जा सकता है। वो सेमी ग्राफ दिखने में होगा, बस क्या होगा कि वो हमारा श्रिंक हो गया होगा। मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट हमारा 1 था यहाँ पर क्या होगा, हो गया होगा वो हाफ के बराबर हो गया होगा। जो 2 पॉइंट रहा होगा वो हमारा क्या हो गया होगा, वो 1 हो गया होगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, हाफ हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू हमारा 1 होगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू हमारा 3/2 होगा। तो ये ग्राफ हमारा देखने में वैसा ही होगा जैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, बस ये हमारा क्या हो गया होगा, श्रिंक कर दिया गया होगा y एक्सिस के अबाउट, और वो आधा श्रिंक मतलब आधा कर दिया गया होगा। इस तरीके से हम लोग y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x का ग्राफ बना सकते हैं। अगर हमको ग्राफ बनाना हो y इज इक्वल टू 2 की पावर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसका ग्राफ कैसा होगा वो हम लोगों को देखना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, वो तो इंटीग्रल वैल्यू जी उससे आउटपुट आएगा हमारा निकल कर। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू क्या हुआ, 0 से 1 के बीच में हुआ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या निकल कर आएगा, वो हमारा 0 के बराबर होगा। तो y का वैल्यू उस सिचुएशन में क्या होगा, 2 की पावर 0 मतलब क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर इंटरवल अगर लें x इज इक्वल टू हमारा 0 से 1 तक लिया जाए तो ये y का वैल्यू कितना होगा, हमारा 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर इंटरवल लिया जाए, हमारा क्या इंटरवल लिया जाए, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक लिया जाए, तो अगर 1 से 2 का इंटरवल होगा, 2 पे ओपन इंटरवल है, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, हमारा वो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो हम लोगों का ये वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से अगर वो इंटरवल क्या कर दिया जाए, x इज इक्वल टू 3, हमारा 2 से 3 तक का इंटरवल लिया जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 के बराबर। तो y कितना होगा, हमारा 2 स्क्वायर मतलब 4 के बराबर होगा। तो ये गैप हमारा पहले 1 यूनिट था, फिर ये हमारा इसके बीच में 1 यूनिट था, अब ये हमारा गैप कितना होगा, ये हाइट जो था हमारा 2 था, अब ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू हमारा क्या होगा, 4 के बराबर होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ऐसा ग्राफ ये स्टेप्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर x का इंटरवल निगेटिव में लें हम लोग, निगेटिव में लेने का मतलब हुआ अगर -1 से 0 के बीच में लिया जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा, हमारा -1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। तो ये 1/2 इस तरीके से ऐसा ग्राफ हो जाएगा। और ये हमारा फिर कितना होगा, 1/4 होगा, फिर कितना होगा, 1/8 होगा। इस तरीके से फिर क्या होगा, 1/16 होगा। इस तरीके से ये ग्राफ हमारा ऐसे इनके बीच में जो गैप है वो हमारे बढ़ते चले जाएंगे। पहले हमारा क्या था, जैसे अगर -1 से 0 के बीच में अगर बात किया जाए तो ये हमारा जो हाइट था वो 1/2 के बराबर था, फिर हाइट 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। अब दूसरा जैसे हमको ग्राफ बनाना हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू हमारा 1 के बराबर हो जाए, तो इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, क्या उसका मतलब होगा, वो हम लोग समझते हैं। तो y इज इक्वल, हमारा जो तीसरा ग्राफ बनाना है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू हमारा 1 के बराबर है। जैसे
तो इसका ग्राफ बनाना है। तो इसके ग्राफ बनाने के लिए हमारा यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, हमारा इंटीजर ही आएगा, यहाँ से भी आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो वो दो इंटीजर्स का सम हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब ये 1 के बराबर होना चाहिए, तो इन दोनों का अगर इंटीजर्स का सम है 1 के बराबर, तो इसमें हमारा इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी वो हम लोग अगर बात करें, तो I1 का वैल्यू हमारा I2 का अगर ये लिस्ट बनाया जाए, तो I1 का वैल्यू अगर 0 हो गया तो I2 कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। ये अगर 1 हो गया तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0। इसका वैल्यू 2 हो गया तो इसका -1 होना पड़ेगा। और इसका हमारा अगर मान लिया कि -2 हो गया तो -2 हो गया तो इसका क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी I1 और I2 की पॉसिबिलिटीज लेना है इंटीग्रल वैल्यूज से। तो वहां से हमारा x और y कैसे निकल कर आएगा वो हम लोगों को सोचना होगा। तो पहला सिचुएशन अगर लिया गया, जो हम लोगों ने ये लिस्ट बनाई है उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें, I1 इज इक्वल टू 0। I1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू हमारा I1 था, ये 0 के बराबर हो गया। तो x हमारा कहां से कहां के बीच में होगा, वो 0 से 1 के बीच में होगा। मीन्स हमारा x इज इक्वल टू 1 का लाइन ड्रॉ करें, x इज इक्वल टू 0 हमारा जो कि y एक्सिस होता है। तो इसके बीच में हमारा कोई भी x ले लिया, कोई भी पॉइंट लिया जाए तो हमारा वो क्या देगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 के बराबर दे रहा होगा। अब उसी टाइम पे क्या होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, I2 1 के बराबर होना चाहिए। मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 1 होगा। मीन्स y का रेंज हमारा क्या होगा, y का रेंज होगा हमारा 1 to 2। मतलब ये हमारा I1 का वैल्यू 0 होना चाहिए था, उसी टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y हमारा 1 के बराबर होना चाहिए था। मीन्स y का जो रेंज था वो y का रेंज हमारा क्या हो गया, y1 हमारा 1 से लगाकर 2 तक। तो दोनों का कॉमन हमारा रीजन कितना निकल कर आएगा, ये बॉक्स आ जाएगा, ये बॉक्स। ऐसे ही अगर बात करें कि दूसरा पॉसिबिलिटी का, दूसरा पॉसिबिलिटी हमारा क्या हो सकता है कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 के बराबर हो जाए। अगर ये 1 के बराबर होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, हमारा 1 से 2 के बीच में होगा। 1 से अगर 2 के बीच में हो गया तो फिर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y 0 होना चाहिए। मींस y का वैल्यू हमारा क्या होगा, y का वैल्यू हमारा 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो ये हमारा बॉक्स यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यही हमारा तीसरा सिचुएशन लिया जाए। तीसरा सिचुएशन ये लिया जाए कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू हमारा कितना हो जाए, मान लो कि -1 हो जाए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मींस I1 का वैल्यू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y किसके बराबर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y हमारा हो जाएगा 2 के बराबर। तो ये हमारा -1 कब होगा, जब x हमारा -1 से 0 के बीच में होना चाहिए। और y हमारा क्या होना चाहिए, y हमारा होना चाहिए 2 से 3 के बीच में। मतलब ये बॉक्स हो जाएंगे। तो ये बॉक्स इस तरीके से बनते चले जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं ये पैटर्न ही बन गया। तो ये बॉक्स हमारे 1 यूनिट एरिया के ये आपस में हमारे ऐसे रखते चले जाएंगे हम लोग। तो ये हमारा किसका ग्राफ होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू हमारा 1 का ग्राफ होगा। तो